हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशी। आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमने रिसेंटली क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ख़त्म किया है एंड फुल लेक्चर इज़ अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप कभी कहीं भी आप फुल लेक्चर देख सकते हैं। देर आर 12 पार्ट्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को 12 पार्ट्स में छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड करके 12 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप उन 12 पार्ट्स को कवर करके फुल लेक्चर आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर का। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। सो लास्ट वीडियो में जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन के चैप्टर के बीच में जो भी क्वेश्चंस गिवन थे, लाइक पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 13 पे जो भी क्वेश्चंस गिवन थे, हमने वो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the statements about the reaction given below are incorrect? Okay, आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स ABCD 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपको रिएक्शन पढ़ना है और आपको वो स्टेटमेंट्स पढ़नी है एंड देन यू हैव टू टेल कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट वाली नहीं बतानी है, इनकरेक्ट वाली बतानी है। ओके, सो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कौन सा करेक्ट है वही पूछा जाए, इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है। सो ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस वाइजली। ओके, बहुत ध्यान से पेशेंसली अपने क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे एग्जाम में। सो द इक्वेशन इज 2PbO which is solid plus C which is again solid gives 2Pb plus CO2. Okay, 2PbO plus C plus 2Pb plus CO2. Okay, ये आपकी इक्वेशन है। So Pb is lead and C is for carbon. Okay, Pb is lead, C is carbon and PbO is lead oxide. ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड है, C कार्बन है और Pb लेड है। तो अब आपको बताना है जो आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं दैट स्टेटमेंट ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इस केमिकल रिएक्शन में लेड रिड्यूस हो रही है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। या फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। सो बेसिकली आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है कार्बन के साथ तो आपको मिलता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड है आपकी लेड ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिल रहा है? ओनली लेड ऑक्साइड गायब हो गया लेड में से। तो इसका मतलब है कि जो आपका लेड है, लेड ऑक्साइड में से आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, आपकी ऑक्सीजन लूज हो रही है, आपकी ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, जिससे कि वो रह जाता है रिएक्शन के बाद ओनली लेड। ओके, सो हमारा जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूस टू लेड। हमारा लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और लेड बन गया, ऑक्साइड उसमें से चला गया। सो लेड ऑक्साइड तो आपका रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डी, आपकी स्टेटमेंट डी करेक्ट है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी आपकी करेक्ट है। हमें बतानी है इनकरेक्ट। ओके, तो हो क्या रहा है, हम करेक्ट देख रहे हैं। करेक्ट कौन कौन सी है? कार्बन, जो आपका कार्बन है वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जो कार्बन था रिएक्टेंट साइड वो प्रोडक्ट साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब उसने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट डी है दैट लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एक तो वो सही है। और आपकी स्टेटमेंट जो सी है दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एक ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी हुई? ए एंड बी। आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई? ए एंड बी। दैट लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट बी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो आपकी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 ए एंड बी।
ऑप्शन 1 ए एंड बी, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, ए एंड बी आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बतानी थी। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन 1 विच इज ए एंड बी, आपकी स्टेटमेंट ए एंड बी इनकरेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन दी गई है, केमिकल इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है कि केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ओके, सो बेसिकली इस केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है कि आपके रिएक्टेंट साइड है आपका Fe2O3। ओके, आपका Fe2O3 है रिएक्टेंट साइड, प्लस 2Al, उसका 2Al से आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट साइड मिलता है Al2O3 प्लस 2Fe। इसका मतलब है कि Fe2O3 में से Al ने Fe को निकाल दिया है और खुद मिलकर एक कंपाउंड बना लिया है विच इज Al2O3। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके 4 ऑप्शंस गिवन है, सो आपका आंसर है ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट, एक स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, उसी के सब्सटेंस में से एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है। ऑलराइट, सो इसमें आपके पास था Fe2O3 और उसका आपने रिएक्शन कराया Al से, यानी एल्यूमिनियम से, तो आपको मिला Al2O3। तो यानी कि Fe2O3 में से Fe को डिस्प्लेस कर दिया है Al ने और उसने अपना कंपाउंड बना लिया है विच इज Al2O3 प्लस 2Fe। Fe आपका आयरन जो है वो अलग हो चुका है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now let's move to question 3. Question 3 में क्या given है? So question 3 में given है that what happens when diluted hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. ओके, आपके पास 2 कंपाउंड है, जब आप आयरन, एक है आपकी आयरन फिलिंग्स और एक है आपका डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप आयरन फिलिंग्स में आप डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ये आपको बताना है। ओके, सो जो 4 ऑप्शंस गिवन है वो ये हैं दैट ऑप्शन ए है कि आपको हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो कोई रिएक्शन नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जब आप आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। आयरन फिलिंग्स बेसिकली ये समझ लो कि आयरन का थोड़ा सा पाउडर टाइप हो गया कुछ, ठीक है, कुछ यू नो दैट मिक्सचर टाइप, पाउडर टाइप वो हो गया, उसको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स। ओके, तो यू नो जैसे बुरादा बोलते हैं जिसको, पाउडर टाइप, तो वो हो गया आयरन का, दैट इज आयरन फिलिंग्स। ऑलराइट, सो जब आप आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हो, ऐड करते हो, तो जो रिएक्शन होगा ना उसमें आपको मिलेगा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जब आप आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो होंगे आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेंगे? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, जो आयरन है वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड बना लेगा विच इज आयरन क्लोराइड। ओके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे आयरन क्लोराइड ओके, एंड आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ओके, ये आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो हमारा ये जो आंसर है वो किसको मैच करता है? वो मैच करता है ऑप्शन ए को, दैट हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए।
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जब आप आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करोगे तो आयरन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और वो अपना कंपाउंड बना लेगा विच इज आयरन क्लोराइड। ओके, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग होके बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ओके, सो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस एंड आपको मिलता है आयरन क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। Now let's come to question number 4. So question number 4 given है and उसमें लिखा है that what is a balanced chemical equation? एक balanced chemical equation क्या होती है and why should chemical equations be balanced? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है दैट व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं, मतलब मैंने जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है ना, ये सारे क्वेश्चंस उसी में हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप में से किसी ने भी जितने भी मतलब जो भी मेरे वीडियो पे 2-4 जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने भी मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, प्रॉपर पूरी वीडियोस देखी हैं और पढ़ना चाहा है इन वीडियो से, तो उसको ये रियलाइज़ होगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे चुकी हूँ। आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये क्वेश्चन मैंने 12 पार्ट्स में जो है, मैंने 12 पार्ट्स में 12 लेक्चर्स डाले हैं टोटल इस चैप्टर के। फुल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर किसी ने ध्यान से देखी होंगी या कोई देखेगा इन फ्यूचर इन वीडियोस को, तो उसको ये रियलाइज़ होगा कि आपके जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है ना, उनके ऑलरेडी मैं आंसर्स आपको दे चुकी हूँ वीडियोस में, हर एक चीज़ समझा चुकी हूँ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी मैंने पूरा प्रॉपर लिख कर आपको समझाया हुआ है वीडियो में, और इनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है वो भी पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दिया गया है, और किस तरह से बैलेंस करते हैं वो सब कुछ वीडियोज़ में A to Z गिवन है। सब कुछ बाहर से मैं इधर उधर एक्स्ट्रा या फालतू या गलत नहीं पढ़ा रही हूँ वीडियोस में। सो अगर कोई भी पढ़ना चाहता है सो दे कैन फॉलो द वीडियोज़। ओके, आपको मेरी ही वीडियोज़ बहुत हेल्प करने वाली हैं। अभी मे बी किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, बट मे बी इन फ्यूचर कोई धीरे धीरे कोई रिलेट कर पाएगा मेरी बातों से। मे बी कोई किसी को बाद में रियलाइजेशन होगा कि हाँ वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वाई इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड, क्यों क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उनको क्यों बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोज़ में दिया है, पूरा समझाया है। बट आज हम फिर इस चैप्टर को इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा आपको इसका एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करके दे देती हूँ। ओके, सो an equation in which the number of atoms of each element are equal on the reactant side and product side is called balanced chemical equation। ठीक है, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जहाँ पे हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सेम होते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मान लो कि आपके रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी आपके ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए। ओके, दिस इज़ अ स्मॉल इजी एग्जांपल। सो जब किसी केमिकल इक्वेशन में आपके हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं ऑन बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। सो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। सो इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखोगे तो Fe यानी आयरन के दोनों तरफ 2 एटम्स हैं। ओके, O3 यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड Fe2O3 में और प्रोडक्ट साइड Al2O3 में। ठीक है, 2Al यानी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो रिएक्टेंट साइड 2Al में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड Al2O3 में Al के 2 एटम्स हैं। ऑल राइट, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जब इक्वल होते हैं तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इनको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है?
Chemical equations should be balanced because only a balanced equation tells us the relative quantities of different reactants and products involved in the reaction. एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से ही हमको पता चलता है कि एक्चुअली में किसी रिएक्शन के अंदर किस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटीज यूज हुई हैं. ओके वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से ही हमको पता चलता है. और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था वो ये कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास ना आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं और ना आप खुद से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल आपने कंपाउंड लिया है Fe यानी कि आयरन और उसके आपने 5 एटम्स लिए हैं तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद Fe के आयरन के 5 नंबर ऑफ एटम्स 5 ही रहेंगे. ऑल राइट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्शन से पहले किसी कंपाउंड के 2 एटम्स थे, रिएक्शन के बाद 3 हो गए या रिएक्शन के बाद सारे ख़त्म हो गए. ऐसा कभी नहीं होगा. ओके, मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये सब मैंने पूरा डिटेल में आपको अपनी वीडियोस में प्रोवाइड किया है. यहाँ पे मैंने आंसर में उतना ही लिखा है जितना आपको एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो. ऑब्वियसली आपको स्टोरीज नहीं लिखनी है. ये साइंस है, ये SST नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपको बातें नहीं बनानी, यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट आंसर देना है. ओके सो इतना ही मैंने आंसर फ्रेम करके आपको दिया है जितना आपको एग्जाम में लिख कर आना है. आंख बंद करके इस आंसर को याद करके आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं. ठीक है, सो केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज ओनली अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. आपके केमिकल रिएक्शन में हर एक एलिमेंट की कितनी एक्चुअल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई हैं वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही आपको बताती है. ओके नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम. यानी कि आपको केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हैं. ठीक है, तो आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी है. जो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आता है उसके बेसिस पे पहले आपको एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर आपको उसको बैलेंस करके दिखाना है. तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना है. जैसे इसका है पार्ट ए. ठीक है, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है दैट हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है, आपकी हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, अमोनिया. अमोनिया आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है. तो अब देखो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, H2. ओके, तो हम लिख देंगे H2. नाइट्रोजन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, N2. तो हम लिख देंगे नाइट्रोजन का N2. ठीक है, और अमोनिया सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, NH3. ओके, क्या आता है हमारे दिमाग में, NH3. ठीक है, तो ये सिंपल तो पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है. स्टेटमेंट पढ़ के जो बेसिक से सिंपल सी इक्वेशन आपके दिमाग में आती है पहले आपको वो लिखना है. जैसे हाइड्रोजन पढ़ के हमारे दिमाग में आ गया H2 तो हमने H2 लिख दिया. नाइट्रोजन पढ़ के N2 आ गया तो N2 लिख दिया. अमोनिया पढ़ के हमारे दिमाग में NH3 आ गया तो वो लिख दिया. ठीक है, फिर बाद में हमें उसे बैलेंस करना है. अगर वो ऑलरेडी अगर बाद में जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन बनती है उसको आपको बैलेंस करके लिखना है. ठीक है, सो जो हमारा पार्ट ए है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. सो हाइड्रोजन का हो गया H2 गैस. ठीक है, H2 गैस कंबाइन हो रही है N2 यानी नाइट्रोजन गैस से, तो आपको मिल रहा है NH3 यानी कि अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस. आपको अमोनिया गैस की फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है, अब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब हम इसको बैलेंस करेंगे. तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3. आई रिपीट, हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3. ठीक है, 3H2 गैशियस फॉर्म में है, N2 भी हमारा गैशियस फॉर्म में है और 2NH3 अगेन हमारा गैशियस फॉर्म में है. सो ये आ गई आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस हम कैसे करते हैं ये मैंने पूरा वीडियो में डिटेल में बहुत फुर्सत से समझाया हुआ है। किसी को नहीं आता, कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी। पार्ट बी इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S गैस रिएक्ट कर रही है एयर के साथ, बर्न कर रही है, सॉरी, बर्न्स इन एयर यानी कि O2 ऑक्सीजन गैस के साथ वो रिएक्ट कर रही है। और आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? टू गिव वाटर H2O विच इज लिक्विड, वो आपको वाटर मिल रहा है, और आपको मिल रही है सल्फर डाइऑक्साइड, सो SO2 विच इज गैस, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न होती है एयर में टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारी जो सिंपल केमिकल इक्वेशन है वो बनेगी H2S विच इज गैस प्लस O2 विच इज गैस, O2 इज ऑक्सीजन, H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, आपको मिलता है H2O यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में, और आपको मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस की फॉर्म में। फिर जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ओके, आई रिपीट, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ये आ गई आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में लिखा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, सो आपका जो बेरियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला है BaCl2। ठीक है, विच इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस विच इज़ ऑल्सो एक्वस सॉल्यूशन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं आपको मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 विच इज़ अगेन एक्वस, एंड आपको मिलता है अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट का मतलब है कि आपको सॉलिड स्टेट में एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिला है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सॉलिड स्टेट में आपको बेरियम सल्फेट मिला है। सो BaSO4 विच इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये आपको मिला है। सो आपकी सिंपल केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? BaCl2 विच इज एक्वस प्लस Al2SO4 होल थ्राइस विच इज अगेन एक्वस गिव्स AlCl3 विच इज एक्वस प्लस BaSO4 विच इज अ सॉलिड। तो जब आप इस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives 2AlCl3 plus 3BaSO4। I repeat, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ओके, ये आपकी आएगी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स कम टू पार्ट डी। पार्ट डी में लिखा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, आपका पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपको प्रोडक्ट में क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का फॉर्मूला हो गया है K, ओके, विच इज मेटल, सो इसकी स्टेट हो गई सॉलिड। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो सो K प्लस H2O, H2O हो गया हमारा लिक्विड, वाटर हो गया हमारा लिक्विड, गिव्स KOH विच इज एक्वस। ओके, आपको क्या मिल रहा है? KOH विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलता है, प्लस आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। ओके, सो आपकी सिंपल केमिकल इक्वेशन बनती है K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। K इज सॉलिड, पोटेशियम इज सॉलिड, H2O वाटर इज लिक्विड। आपको प्रोडक्ट साइड मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, और आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस H2 गैस।
इस केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2. I repeat, 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2. ये आपके पास आएगी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट A, B, C, D चारों पार्ट हमने कर लिए हैं सॉल्व. ओके, किसी को जानना है कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस, तो वो मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑलरेडी केमिकल इक्वेशंस बनाकर दे दी गई हैं, बट दे आर अनबैलेंस्ड. आपको उनको बैलेंस करके लिखना है. ओके, सो अब हम एक एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे. सो पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. ये आपकी ए पार्ट में केमिकल इक्वेशन गिवन है. अब हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे. सो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी 2HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O. ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन थी क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में, वो है HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. और इसको जब हम बैलेंस करके लिखेंगे तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2HNO3 प्लस CaOH2 gives CaNO3 whole twice plus 2H2O. ओके, सो ये है हमारा ए पार्ट का आंसर, ए पार्ट की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी. बी में गिवन है NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन में जो गिवन है वो रिपीट में कर देती हूँ. NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. अब हम इस केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O. मैं फिर से आंसर रिपीट कर देती हूँ. पार्ट बी की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारी 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2HO4 प्लस 2H2O. ठीक है, नाउ सी पार्ट में क्या केमिकल इक्वेशन गिवन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3. ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट में कर रही हूँ. NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3. अब हम इस बैलेंस ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन गिवन है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो आप क्या करोगे कि आंसर में इसी केमिकल इक्वेशन को दोबारा लिखकर आप लिख दोगे ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, क्या लिखोगे? ऑलरेडी बैलेंस्ड. NaCl AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3. ये केमिकल इक्वेशन एज इट इज लिखकर आंसर में आप छोटा सा ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड. ऑलराइट, सो ये केमिकल इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है. नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट. डी में गिवन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl. ओके, क्या गिवन है डी पार्ट में? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl.
इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। आई रिपीट द आंसर, मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिपीट कर रही हूँ। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ABCD के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस गिवन थी, उनको बैलेंस करके चारों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस गिवन है, ऑलराइट, आपको रिएक्शंस गिवन है, आपको उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फिर से। ओके, सो क्वेश्चन 7 का जो पार्ट ए है, हम पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो इसको जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सो हम लिखेंगे CaOH2, हम लिखेंगे CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ओके, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये आपका आंसर है ए पार्ट का, विच इज CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ओके, CaOH2 आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 है आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O इज वाटर। ओके, सो दिस इज योर पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पार्ट बी में गिवन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यानी कि जब आप जिंक का रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट में तो आपको मिलता है प्रोडक्ट में जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो हमें मिल जाता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ओके, सॉरी, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सो इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे Zn, तो जिंक का Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी 2AgNO3। ओके, ये बैलेंस करने के बाद वाली इक्वेशन मैं आपको फाइनल इक्वेशन बता रही हूँ। 2AgNO3 विच इज सिल्वर नाइट्रेट गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस विच इज जिंक नाइट्रेट प्लस 2Ag विच इज सिल्वर। सो हमें क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलती है? Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पार्ट ए की क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। और पार्ट बी की हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी में क्या केमिकल इक्वेशन गिवन है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अगेन देखो, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया। तो अगेन ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, सो जब हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2Al plus 3CuCl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu। ठीक है, 2Al is aluminium, 3CuCl2 is copper chloride,
2AlCl3 is aluminum chloride and 3Cu is copper. ओके, सो हमारी क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है पार्ट सी की? 2Al plus 3CuCl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu. ये आ गई हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पार्ट सी की. नाउ लेट्स कम टू पार्ट डी. पार्ट डी में क्या लिखा है? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. ओके, जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट के साथ तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी कि जब दो कंपाउंड के आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ तो बेरियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस इनके एक्सचेंज हो गए. बेरियम क्लोराइड में से बेरियम एक्सचेंज हो गया, पोटेशियम सल्फेट में से पोटेशियम के आयंस एक्सचेंज हो गए और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन गया बेरियम सल्फेट. बेरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बना लिया और पोटेशियम ने क्लोराइड के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना लिया. ऑलराइट, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जब हम इसको केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl. आई रिपीट, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी पार्ट डी की BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl. ठीक है, BaCl2 है आपका बेरियम क्लोराइड, K2SO4 है आपका पोटेशियम सल्फेट, BaSO4 है आपका बेरियम सल्फेट और 2KCl है आपका पोटेशियम क्लोराइड. आई होप इट इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डिस्कस हो गया है, सॉल्व हो गया है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी केमिकल रिएक्शंस गिवन है. ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं और आपको उन केमिकल रिएक्शन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बनानी है और फिर बताना है कि ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है या डीकॉम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है ये भी आपको बताना है. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है रिएक्शन की और बताना है, स्पेसिफाई करना है कौन से टाइप का ये केमिकल इक्वेशन है. सो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए हम देखते हैं. पार्ट ए में लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, आपका पोटेशियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, वो रिएक्ट करता है बेरियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो आपको मिलता है प्रोडक्ट में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन और बेरियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन. ओके, सो आप ध्यान से अगर देखोगे सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड. साफ साफ दिख रहा है दैट एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस. यहाँ पे हमने दो कंपाउंड लिए थे, एक कंपाउंड था पोटेशियम ब्रोमाइड, दूसरा था बेरियम आयोडाइड. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिल रहा है? पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि हमारे जो आयंस हैं दोनों कंपाउंड के वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं. ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड में से पोटेशियम का एक्सचेंज हो गया है, पोटेशियम के आयंस एक्सचेंज हो गए और बेरियम आयोडाइड के में से बेरियम के आयंस एक्सचेंज हो गए. पोटेशियम के आयंस ने आयोडाइड के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लिया विच इज पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ने ब्रोमाइड के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लिया विच इज बेरियम ब्रोमाइड. तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, तो इसलिए ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आएगी? इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2KBr विच इज एक्वस प्लस BaI2 which is aqueous gives 2Ki which is again aqueous plus BaBr2 which is a solid. Okay, so हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 2KBr जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन प्लस BaI2 जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन और हमें प्रोडक्ट्स में मिलता है 2Ki जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन प्लस BaBr2 जो है हमारा एक
सॉलिड। ठीक है, सो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की। 2KBr है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, K इज फॉर पोटेशियम, Br इज फॉर ब्रोमाइड। ओके, BaI2 है आपका बेरियम आयोडाइड, Ba इज बेरियम, I इज आयोडाइड। और फिर आपको मिलता है 2Ki विच इज पोटेशियम आयोडाइड, K इज पोटेशियम, I इज आयोडाइड, प्लस आपको मिलता है BaBr2, तो B है आपका बेरियम और Br है आपका ब्रोमाइड। ओके, तो 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2Ki प्लस BaBr2, ये आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है। और द गिवन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में दिया है जिंक कार्बोनेट विच इज सॉलिड। आपको जिंक कार्बोनेट दिया है विच इज सॉलिड। ओके, जब आप उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसको उसके साथ हम कुछ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड विच इज सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। ओके, सो जिंक कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं, मे बी हीट कराते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो क्योंकि हमारा जिंक कार्बोनेट 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एक सिंगल कंपाउंड, आपका सिंगल एलिमेंट 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपका जो जिंक कार्बोनेट है जो सॉलिड स्टेट में है, इसको जब हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको मिलेगा जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और हमको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और इसकी जब हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी ZnCO3। ओके, ZnCO3 है आपका जिंक कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है, उसको जब हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा ZnO। ओके, ZnO आपको मिलेगा विच इज जिंक ऑक्साइड जो है आपका सॉलिड स्टेट में, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, G गैस की फॉर्म में ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपकी क्या कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी, ZnCO3 gives ZnO plus CO2. Okay, and this is a decomposition reaction. Now next क्वेश्चन 8 का सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, आपकी हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस के साथ और आपको मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इस इक्वेशन को देखकर साफ पता चल रहा है कि आपके 2 कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस के साथ और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, आपको मिल रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 और मोर एलिमेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कंबाइन होकर आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये पार्ट सी में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। H2 है हमारी हाइड्रोजन गैस, Cl2 है हमारी क्लोरीन गैस और 2HCl है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl और ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिक्स होकर कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं विच इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू पार्ट डी। सो क्वेश्चन 8 के पार्ट डी में गिवन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम आपका सॉलिड स्टेट में है, वो जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ
तो आपको मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमको मिल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ अब कंबाइन होकर अपना प्रोडक्ट बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन अलग से डिस्प्लेस होकर एक अलग रह गया, अलग कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बना लिया विच इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमें मिलती है साथ में हाइड्रोजन गैस। ओके, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। ओके, Mg है आपकी मैग्नीशियम जो है आपका सॉलिड स्टेट में, 2HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वा सॉल्यूशन, और प्रोडक्ट साइड आपको मिलता है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपका एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2 गैस आपको मिलती है। ठीक है, तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ गई है? Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसी के कंपाउंड में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड अपना कंपाउंड बना लिया। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट A, B, C, D चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, उसमें लिखा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। सो आपको डिफाइन करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, और आपको उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। सो अगर आप में से किसी ने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी सो आपको याद आएगा कि मैंने आपको एक्सोथर्मिक की भी डेफिनेशन दी हुई है, एंडोथर्मिक की भी डेफिनेशन दी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं एक्टिविटी में से, खुद से। ओके, सो ये सब हमने ऑलरेडी सब कुछ करा हुआ है, तो आप ये फील कर पा रहे होंगे शायद कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ नया नहीं है, इनमें सब कुछ वही है जो हमने क्लासेस में किया है, जो मैंने वीडियो में डिस्कस करा है, सारे वही टॉपिक्स हैं, कुछ नया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस बैलेंस की हैं इनमें कुछ नया नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये सब हमने हर टॉपिक में सारी रिएक्शंस हमने ऑलरेडी क्लास में वीडियोज़ में सॉल्व की हुई हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं। दोबारा से मैं आंसर फ्रेम करके आपको दे देती हूँ जो आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स में से जो क्लास में मैंने वीडियोस में आपको प्रोवाइड किए डेफिनेशंस वगैरह आप वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं दोबारा से आपको एक आंसर फ्रेम करके दे देती हूँ जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हमें बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देने हैं। So, a reaction in which energy is released in the form of heat or light is called exothermic reactions. वो chemical reactions जिनमें reaction during the reaction energy release होती है in the form of heat or light. heat या light की फॉर्म में जब किसी chemical reaction में energy release होती है उसको हम कहते हैं exothermic reaction। क्या कहते हैं? exothermic reaction। ओके, आई रिपीट, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के, जैसे
बर्निंग ऑफ मिथेन गैस, ये हमने क्लास में भी किया है, ये हमने क्लास में वीडियोस में भी किया है। सो फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मिथेन गैस। ओके, जब आप मिथेन गैस को बर्न करते हो तो उसमें हीट रिलीज होती है, सो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। तो मिथेन गैस को जब हम बर्न करेंगे तो हमारी केमिकल इक्वेशन बनेगी CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन दी गई है। CH4 है आपका मीथेन जो है आपके पास गैस की फॉर्म में, प्लस 2O2 है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस किया गया है इसलिए 2 का कोफिशिएंट लगाया गया है। सो 2O2 है आपकी ऑक्सीजन जो अगेन आपकी गैस की फॉर्म में है। CO2 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस की फॉर्म में है। 2H2O है आपका वाटर, इसको बैलेंस किया गया है इसलिए H2O के आगे 2 का कोफिशिएंट लगाया गया है। सो 2H2O है आपका वाटर जो है आपके पास लिक्विड स्टेट में और हीट इसमें रिलीज होती है। सो बर्निंग ऑफ मिथेन गैस, जब हम मिथेन गैस को बर्न करते हैं तो हमें मिलता है, हमारी केमिकल रिएक्शन आती है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। जब आप मिथेन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। सो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम विद फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का मतलब आयरन होता है, फेरिक का आयरन को हम फेरिक भी बोलते हैं, तो आप इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, सो हम जब एल्यूमिनियम का फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तब भी बहुत हीट रिलीज होती है, सो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो जब हम रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम का फेरिक ऑक्साइड के साथ तो हमारी इक्वेशन आएगी 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। ओके, ये अगेन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके लिखा है। सारी इक्वेशंस मैंने आपको बैलेंस करके दी हुई हैं क्योंकि मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था कि आपको एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ही लिख कर आनी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कोई नहीं लिख कर आएगा। अगर एग्जाम में बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपली ये मेंशन किया है कि कोई केमिकल इक्वेशन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ क्या होता है और 2 एग्जांपल्स दे दो, तो आप बैलेंस करके ही लिखोगे, चाहे क्वेश्चन में मेंशन्ड हो या नहीं हो, आप अपने एग्जाम में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके ही लिखोगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोई नहीं लिख कर आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आप अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, सो 2Al है आपका एल्यूमिनियम जो है आपके पास सॉलिड स्टेट में। Fe2O3 है आपका आयरन ऑक्साइड जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में है। ओके, सो Al2O3 है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपके पास अगेन सॉलिड स्टेट में आता है। 2Fe है आपका आयरन जो आपको मिलता है लिक्विड स्टेट में और हीट रिलीज होती है। ठीक है, सो जब हम एल्यूमिनियम का फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। ओके, जब हम एल्यूमिनियम का आयरन ऑक्साइड के साथ फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन लिक्विड फॉर्म में और हीट रिलीज होती है। सो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, जिन रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस को अगर आप टच करोगे, फील करोगे तो आपको हॉट फील होता है, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज की जाती है तो जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं वो हॉट हो जाती हैं, वो ह्यूमिड हो जाती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड। आप गर्मी महसूस कर सकते हो क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज की जा रही है। ओके, एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज की जा रही है तो आपको फील हॉट होगा। लाइक आप टेस्ट ट्यूब वगैरह, ये रिएक्शंस करा के आप टेस्ट ट्यूब वगैरह अगर आप कुछ टच करेंगे तो वो आपको हॉट फील होंगे। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि हीट को यूज किया जाता है,
केमिकल रिएक्शन में हीट को यूज़ किया जाता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो कूल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो और वो एंडोथर्मिक है, यानी हीट उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, तो जब आप टेस्ट ट्यूब या फाइनल प्रोडक्ट को जब आप टच करोगे, बीकर को, टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, तो वो आपको कोल्ड फील होगा, आपको वो ठंडा महसूस होगा, वो कूल फील होगा आपको, ठीक है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है तो हॉट फील होता है। एंडोथर्मिक में एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यूज की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, तो जो प्रोडक्ट है वो आपको कूल फील होता है, ठीक है। कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। सो जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि हीट को यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन ऑफ लाइम। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो मैंने लाइम साइकिल पढ़ाई थी क्लास में, वीडियोस में लाइम साइकिल पढ़ाई थी, पूरी लाइम साइकिल पढ़ाई थी। देखो, अब वही लाइम साइकिल आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। सो डीकॉम्पोजिशन ऑफ लाइम, जब हम लाइम का डीकॉम्पोजिशन करते हैं तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ लाइम की केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, वीडियोज में भी बताई थी। CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। जब आप CaCO3 है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सॉलिड स्टेट में। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, सॉलिड स्टेट में मिलता है, प्लस आपको मिलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है एरो के ऊपर मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है। ट्राइंगल का मतलब है कि हीट इज यूज्ड जब ऑन हीटिंग, ठीक है। सो जब किसी केमिकल रिएक्शन में हम हीट यूज करते हैं, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप ऐसे एरो के ऊपर ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि रिएक्शन में हीट को यूज किया गया है, ठीक है, हीटिंग की गई है, जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनको हीट किया गया है, ये हमें इस ट्राइंगल से पता चलता है। ओके, तो CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। ओके, सो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अनदर एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब आप नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है निट्रस ऑक्साइड। क्या आपको मिलता है? निट्रस ऑक्साइड। सो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस का हो गया N2 इज नाइट्रोजन गैस, गैस की फॉर्म में है तो G। उसको हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ऑक्सीजन का हो गया O2 इज ऑक्सीजन विच इज अगेन G, गैस की फॉर्म में है। तो जब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस N2 और O2 आपस में कंबाइन होते हैं तो हमको मिलता है 2NO यानी कि निट्रस ऑक्साइड आपको मिलता है, और अगेन ये आपको गैस की फॉर्म में मिलता है। तो इसमें भी एनर्जी यूज की जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके सराउंडिंग्स है, वो कूल डाउन हो जाते हैं, कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी जब हीट रिलीज होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होने की वजह से आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो हॉट हो जाती हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक में यानी कि केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट को यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। सो जब हीट एनर्जी यूज की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, तो कूल डाउन हो जाते हैं आपके सराउंडिंग्स। ऑलराइट, तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये प्रॉपर आंसर मैंने आपको फ्रेम करके दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये आंसर एज इट इज अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस गिवन है आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक में, जो एक्सरसाइज है उसमें 20 क्वेश्चंस गिवन है। 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। फिर वही बात, अगर किसी ने मेरी वीडियो से पढ़ा हो तो मैंने रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ये पूरा टॉपिक हमने बहुत डिटेल में क्लास में किया है। रिएक्शन में क्या होता है, कैसे खाना ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज कैसे एनर्जी बनाती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को, हमारी मूवमेंट को कैसे हेल्प करती है। ठीक है, ये पूरा मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में हमने पूरी केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में भी रेस्पिरेशन जो है हमने पूरा क्लास में पढ़ा है। तो अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को कंसेप्ट ये दोबारा से समझना है, तो आप मेरी वीडियोस री-वॉच कर सकते हैं। किसी ने नहीं देखी है तो फर्स्ट टाइम वॉच कर सकते हैं, किसी ने देख ली है समझ नहीं आया है तो आप दोबारा री-वॉच कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा न्यू वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको ये टॉपिक। ओके, सो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन है, क्यों है, कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन। हम रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इन्वायरमेंट में से, सराउंडिंग्स में से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच रिएक्ट्स विद ग्लूकोज इन आवर बॉडी। सो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है उसके साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। यानी कि अपने सराउंडिंग में से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, हम अपने अंदर ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने सराउंडिंग में से, और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो जो हम एक्सहेल करते हैं, आप जब आप इनहेल करके आप एक्सहेल करके देखो, आप अपना जो पाम है, जो आपकी हथेली है, उसको आप अपने नोज और माउथ के पास जब आप लाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा, आपको हॉट फील होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप वो हीट रिलीज कर रहे हो। तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीट रिलीज की जाती है, इसलिए ही रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। आप अपनी नोज, अपने माउथ के पास जब आप अपनी पाम को लाओगे, आप अपने हैंड को लाओगे और आप कुछ बोलते हो या फिर आप सांस छोड़ते हो, आप एक्सहेल करोगे तो आपको गरम गरम महसूस होगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, आपको गरम, थोड़ा हॉट हॉट आपको लगेगा, वार्म लगेगा। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, हम हीट रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम हीट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम हीट रिलीज करते हैं, हीट रिलीज की जाती है किसी रिएक्शन में, तो वो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हमारा जो रेस्पिरेशन है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर which react with glucose in our body to produce carbon dioxide and water. सो इसलिए हम रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में। ओके, और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं यानी हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन को जब हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus heat। C6H12O6 है हमारा ग्लूकोज जो होता है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, 6O2 है हमारी ऑक्सीजन जो होती है गैस की फॉर्म में। 6CO2 है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गैस की फॉर्म में। 6H2O है हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में, और हम क्या रिलीज करते हैं, हीट। ऑल राइट, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, ये है
रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन, यानी कि अगर आपको रेस्पिरेशन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे और ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने तब भी ये बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए, आपको लर्न करनी ही करनी है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। हीट इज़ लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। लिबरेटेड का मतलब है रिलीज करना, तो हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में। हैंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी को लिबरेटेड वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप रिलीज भी लिख सकते हैं। दैट हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, हीट रिलीज हो रही है, दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो इसी के साथ हमने आज की वीडियो में पूरे 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन आंसर में या मेरी किसी भी वीडियो में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे दो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कोई देख रहा है, कौन देख रहा है, उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इन केस अगर नहीं आ रहा तो मैं और बेटर वे में और थोड़ा मैं मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, अपने टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। ओके, अगर किसी को समझ आ रहा है तो भी प्लीज़ मुझको फीडबैक दे दो ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ऑल राइट, और आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी, मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल हैं, एक आशी नाम से और एक एडुकेटर आशी नाम से। मैंने दोनों यूज़र नेम थंबनेल में मेंशन किए हुए हैं। ओके, एक मेरा यूट्यूब चैनल है एडुकेटर आशी और 2 इंस्टाग्राम हैंडल है, एक आशी और एक एडुकेटर आशी। तो ये सब मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर अपने कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ऑल राइट, एंड किसी को कुछ हेसिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है। होता है, सबके साथ होता है। हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हमको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे, हम भी हेसिटेट करते थे, लेकिन आज की डेट में उस सिचुएशन पे हैं, ऐसी लाइफ स्टेज पे हैं कि हमको अब ऐसा लगता है कि हेसिटेशन नहीं फील करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ पूछो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो। एक टीचर नहीं बताता, दूसरे से पूछो। स्कूल में कोई नहीं बताता, ट्यूशन्स में पूछो। ट्यूशन्स में कोई नहीं बताता, वीडियोस देखो। वीडियोस से भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में पूछो, मैसेज करके पूछो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने डाउट्स पूछें, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ वीडियो में कहाँ क्या कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आपके डाउट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लियर हो सकते हैं। ओके, सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प करा, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो 10th में हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ मेरी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ये सबको रिविजन में या फिर कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो प्लीज़ एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।